जय हिंद ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों में रहते हुए अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में क्यों समझा जाता है। ये दिखने में तो एक टॉपिक है, लेकिन इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं। यदि कोई छात्र यानी कि कोई विद्यार्थी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के सब विषय से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसके लिए तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में जनरेट होंगे। इन बेसिक टॉपिक्स को समझने के बाद ही वह इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी को प्लान्ड डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों समझा जाता है, क्यों कंसीडर किया जाता है। तो उसी टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम कवर करते हुए बेसिक से शुरुआत करेंगे, एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो सबसे मेन क्वेश्चन है सबसे पहले उसे देख लेते हैं कि सबसे पहला मेन क्वेश्चन जो है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या इंडियन इकोनॉमी है, इसे योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों समझा जाता है। अब इसमें जो एक अपना अलग टॉपिक बनता है कि अर्थव्यवस्था क्या है। इसके अलावा कई लोगों को कंफ्यूजन होता है अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में। ये दोनों कैसे अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, ये भी इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। दूसरा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, इंग्लिश में डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है। विकासशील अर्थव्यवस्था, इसके अलावा विकासशील अर्थव्यवस्था के अलावा विकसित देश की अर्थव्यवस्था, साथ ही अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बनता है योजनाबद्ध को तो हम यहाँ छोड़ देंगे, लेकिन हम कुछ मेन फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि इस टॉपिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे और सबसे लास्ट में फिर हम जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों कहा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे और यदि कोई व्यक्ति जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से नहीं भी जुड़ा हुआ है वो भी इसे आसानी से समझ सकता है। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, आपके हाथ में कॉपी और पेन होने चाहिए और जो भी मैं फैक्ट्स बताऊंगा काफ़ी अच्छे से नोट करें। जो भी चीज़ समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देखें। यदि आप परेशान हो जाएं तो वीडियो को रोक के कुछ समय के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद देखें। इन स्टेप्स को लेते हुए आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल समझना होगा कि मान के चलिए कोई फैमिली है, उस फैमिली में माता पिता बच्चे हैं। यदि उस फैमिली को अपनी आजीविका चलानी है तो वो क्या करेंगे, या तो वो किसान बन सकते हैं और कृषि करेंगे और कृषि के अंतर्गत फसलों का उत्पादन करेंगे, फसलों को बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे, रुपए अर्न करेंगे। ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन कि वो उद्योग करेंगे, कोई इंडस्ट्री डेवलप करेंगे और इंडस्ट्री को डेवलप करने के साथ ही वो किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे।
कोई भी वस्तु ले सकते हैं आप। मान के चलिए यहाँ कोई फसल है गेहूं, तो यहाँ जो वस्तु बनाई जा रही है वो है मैदा, मतलब यहाँ पर गेहूं का उपयोग करके मैदा बनाया जा रहा है। ये उद्योग में होता है, जैसे इसलिए हम इसे मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु तैयार की जाती है। तो इसका उत्पादन करेंगे, जब इस मैदे को मार्केट में बेचेंगे तो इससे क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, ये रुपया कमा लिया। तीसरा, मान के चलिए उस फैमिली के पास, उस परिवार के पास कोई भी आय के साधन नहीं है, तो अंततः उन्हें मजबूर होकर सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ना होगा, और वह व्यक्ति, जो भी परिवार के जो व्यक्ति हैं, वो किसी संस्थान को या किसी व्यक्ति को अपने काम के अनुरूप सेवा प्रदान करेंगे और बदले में उन्हें वेतन मिलेगा, और ये जो वेतन होगा ये भी एक मुद्रा के रूप में, एक रुपए के रूप में। तो ये जो मुद्रा यहाँ पर कमाई जा रही है, इसका जो अध्ययन होता है, साथ ही यहाँ पर उत्पादन हो रहा है गेहूं का, जो कि एक वस्तु है, यहाँ पर मैदा का उत्पादन हो रहा है जो कि एक वस्तु है, और यहाँ पर सेवा के रूप में काम का उत्पादन हो रहा है या सेवाएं दी जा रही हैं। तो सेवा, तो वस्तुओं और सेवाओं का भी उत्पादन होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हो और इन्हें बेचकर मुद्रा अर्जित की जाती है, इसका जो अध्ययन होता है इसे हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। सो होपफुली ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा, और इनसे जो आय अर्जित होती है, जो मुद्रा अर्जित होती है, इस मुद्रा का, इस वस्तुओं एवं सेवाओं के अध्ययन का जो संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जो कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। उद्योग जो कि द्वितीयक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। और सर्विसेज यानी कि सेवा क्षेत्र जो कि तृतीयक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। इन सभी सेक्टर्स के उत्पादन का मूल्यांकन भी इसी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही यदि कोई सरकार है वो इन्हें जो पैसा प्रदान करेगी उत्पादन के लिए, वह भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत काफ़ी सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं एक रुपए या वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को लेकर, या मुद्रा को अर्जित करने को लेकर, या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन को लेकर। ये किसी देश की संसाधन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ मुद्रा, वस्तु एवं सेवाओं, उत्पादक क्षेत्रों की बात हो रही है, जो कि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो हमारा अर्थव्यवस्था ही पढ़ना था। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो कृषि करने के लिए हमें आवश्यक संसाधनों की जरूरत है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे भूमि चाहिए, वह भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। भूमि के साथ यहाँ बीज चाहिए, बीज के साथ खाद चाहिए, खाद के साथ ही पानी चाहिए, पानी के साथ ही यहाँ पर आप यदि पानी सिंचाई के लिए जो है, अगर वो नदियों के माध्यम से हो पा रहा है तो ठीक है, लेकिन नहरों से पानी खींच के लेके आना या नलकूप के द्वारा सिंचाई करना तो फिर बिजली की भी आवश्यकता है। इसके अलावा मजदूर भी चाहिए। ये सारी चीज़ें
जो चाहिए कृषि करने के लिए, ये आवश्यक संसाधन है कृषि को लेकर या एग्रीकल्चर को लेकर, या यूं कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र को लेकर। अब दूसरी यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पर कि उद्योग क्षेत्र के लिए कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है, तो देखिए उद्योग करने के लिए भी हमें भूमि चाहिए। ये भूमि उपजाऊ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस भूमि में होगा कारखाना। तो भूमि के कारखाने का भूमि चाहिए जिसमें कारखाना बनाया जा सके। फिर इस कारखाने में काम करने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूरों के साथ ही जो इन्हें काम बताते हैं कि किस तरह काम करना है, चाहे वो इंजीनियर हो सकते हैं या जिस भी फील्ड को लेकर यहाँ पर उद्योग स्थापित किया गया है उसके टेक्नीशियन हो सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग जो यहाँ पर काम करेंगे। फिर इसके अलावा और जो संसाधन लगेंगे तो कच्चा माल लगेगा। जिस भी उद्योग का निर्माण किया जा रहा होगा, जिस भी उद्योग को स्थापित किया जा रहा होगा, उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी। फिर यहाँ पर भी बिजली की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो मशीनें लगेंगी उन मशीनों को, यहाँ पे मशीन भी चाहिए हमें उद्योगों में, तो बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली, इन मशीनों की देखभाल के लिए, इसे चलाने के लिए इंजीनियर, टेक्नीशियन और इनमें काम करने के लिए मजदूर, और ये जहाँ पर मशीनें स्थापित की जाएंगी उसके लिए कारखाना, और ऐसे अनगिनत संसाधनों की आवश्यकता होती है उद्योग के स्थापना को लेकर। तो ये संसाधन हो गए। सेवा क्षेत्र के लिए यहाँ पर मैं एक शब्द लूँगा मानव संसाधन। हालांकि जो सेवा क्षेत्र है वह जैविक और अजैविक दोनों होता है। क्यों? क्योंकि जो रेलवे है वो भी तो हमें सेवा ही प्रदान करती है, यानी कि सर्विस ही प्रदान करती है, लेकिन जो रेल है वो अजैविक होगा। दूरसंचार कंपनियों में भी काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, लेकिन जो हम मोबाइल पे बात करते हैं, जो इंटरनेट वगैरह का यूज़ करते हैं, ये भी तो एक सर्विस ही है। तो ऐसी सारी सर्विसेज को भी हम अजैविक में रख सकते हैं, लेकिन जैविक में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे मानव संसाधन की, जो कि एक बहुत बड़ा पहलू है हमारी अर्थव्यवस्था का या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। तो जो मानव संसाधन है उनमें हम किसकी बात कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो उत्पादन की प्रक्रिया में भाग ले सकें। तो ऐसे व्यक्ति की बात हम करेंगे जो उत्पादन की प्रक्रिया में भाग ले सके मतलब कि पार्टिसिपेट कर सके, भाग ना जाए। तो उत्पादन की प्रक्रिया में आप कैसे भाग लेंगे? क्या इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? जी नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ कि यदि मान के चलिए कोई कारीगर है, किसी भी चीज़ का कारीगर हो सकता है, एक ऐसा कारीगर है जो लकड़ी से कुर्सी टेबल का निर्माण कर देता है। तो ये जो व्यक्ति है, जो कारीगर है, इसके पास एक कला है कि वह लकड़ी से कुर्सी टेबल का निर्माण कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति पूरी तरह से पढ़ा लिखा ही हो, लेकिन वह अपनी कला के दम पर अपनी आजीविका चला सकता है और इसके बदले जो इसे मुद्रा प्राप्त होगी, इससे अपना जीवन निर्वहन कर सकता है। मतलब कि वह भारत या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके उत्पादन के लिए अपना योगदान प्रदान कर रहा है। तो वह किस रूप में जाना जाएगा? मानव संसाधन। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही व्यक्ति, मान के चलिए कोई इंजीनियर हो गया, इस इंजीनियर को क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये बिना शिक्षित हुए इंजीनियर बन जाएगा। तो इसके लिए शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति भी अपनी सेवा प्रदान करके मुद्रा अर्जित कर सकता है और इस मुद्रा के दम पे अपनी आजीविका चला सकता है। तो ये भी किसी देश की उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने वाला व्यक्ति होगा, जिसे हम मानव संसाधन के रूप में जानते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो मानव संसाधन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उन व्यक्तियों को हम अलग टॉपिक, जो कि गरीबी, पॉवर्टी से लेकर जुड़ा हुआ है, हम उसमें अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ मानव संसाधन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो होपफुली आपको, चाहे बहुत छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, आपको यहाँ मानव संसाधन के बारे में पता चल गया होगा। ये व्यक्ति जिस भी तरीके के मानव संसाधन होंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा तो इनकी पेमेंट बहुत अच्छी की जाएगी। यदि इनकी जो कला है उसका
जो कीमत है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है कि इन्हें ज़्यादा पे किया जाए। तो ये अपने अपनी जो क्वालिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वेतन पाते हैं या सैलरी पाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मानव संसाधन होते हैं। उन मानव संसाधन के अंतर्गत बस हमें इतना याद रखना है कि वो उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझिए कि कृषि के लिए इन सारे संसाधनों की आवश्यकता है। यदि मैं बिजली को अलग कर दूं और यहां पर कोई ऐसी खाद नहीं है जिसे मानव के द्वारा बनाया जा रहा है, ये एक गोबर के द्वारा निर्माण की गई खाद है, तो ये सभी चीजें आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से यहां पे उत्पन्न हुई हैं और इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, याद रखिएगा, जो प्राथमिक क्षेत्र है इनमें प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन होता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत कृषि ले लीजिए, मछली पालन ले लीजिए, खनन ले लीजिए, पशुपालन ले लीजिए, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री ले लीजिए, कोई भी चीज़ लीजिए वह प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा निर्मित है। तो बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात हम करते हैं उद्योग। उद्योग को हम विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्री या कहना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है या विनिर्माण क्षेत्र है उसके हिसाब से भी जानते हैं। उद्योगों में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर मानव का दखल होता है। मतलब ये जो भी विनिर्माण या निर्माण किया जाता है वस्तुओं का, वो किसके द्वारा किया जाता है? मानव का। और यदि किसी भी क्षेत्र में मानव के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में भाग लिया जा रहा है, उत्पादन प्रक्रिया में, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, तो उसको हम भौतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। उसे हम भौतिक संसाधन के नाम से जानते हैं या इसे हम कहते हैं फिजिकल रिसोर्सेस। इसे कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेस, इसे हम कहते हैं फिजिकल रिसोर्सेस। और अंत में हम सेवा क्षेत्र में तो पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर मानव संसाधन की क्या महत्वता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है ह्यूमन रिसोर्स। तो यदि हम देखें कि किसी भी देश में ये जो संसाधन पाए जा रहे हैं इनके द्वारा ही उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, यानी कि जो प्रोडक्शन किया जाता है इन्हीं संसाधनों, इन्हीं रिसोर्सेस का उपयोग करके किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वह समझिए। मैंने अभी तक अर्थशास्त्र बताया है, अब अर्थव्यवस्था बता रहा हूं कि ये जो संसाधन हैं किसी देश के पास पाए जाते होंगे, किसी देश के पास नहीं पाए जाते होंगे। वो कैसे? जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ आने पर आपको यहाँ पे विषुवत रेखा दिखाई देगी। विषुवत रेखा से और नीचे जाने पर दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ आपको मकर रेखा दिखाई देगी। ये विषुवत है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, और ये मकर है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये कर्क रेखा है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क से मकर रेखा के बीच में, अगर आपने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, थोड़ी भी यहाँ पर भूगोल को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि कर्क से मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती रहती है। मतलब यहाँ पर हमेशा उमस और जो वर्षा का मौसम है वह हमेशा बना रहता है। अब इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धूप, यानी कि जो टेम्परेचर है ज़्यादा दिखाई देता है, और बारिश भी, उमस भी आपको यहाँ पर दिखाई देती है। एग्जाम्पल के तौर पे कर्क रेखा से नीचे आने पर आपको जो दक्षिण भारत दिखाई देता है, जिसे हम प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, केरला का जो क्षेत्र है, या कर्नाटका का जो क्षेत्र है, इसके अलावा आप उड़ीसा कह सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इन क्षेत्रों में यदि आप देखेंगे तो उमस भी बनी रहती है, वर्षा भी होती रहती है। तो यहाँ पर जो मौसम है वो गर्म रहता है। वहीं कर्क रेखा से ऊपर जाने पर,
कर्क रेखा से यदि आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ पे जो मौसम है वो ठंडा होने लगता है, शीतलहर चालू हो जाती है। जब भी जियोग्राफी के टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल आज कुछ हद तक समझने के लिए समझ लीजिए कि ये यहाँ पर जो मौसम है वो ठंडा रहता है और इस ठंडे मौसम में जो फसलें हैं उसके अनुसार ही होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर गेहूं वगैरह का उत्पादन, चना वगैरह का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, जबकि नीचे चावल का उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसी वजह से चावल से बनी हुई वस्तुएं आपको ज़्यादातर दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती हैं, वहीं गेहूं चना का उत्पादन उत्तर भारत में होता है। तो भारत के पास एक ऐसा मौसम है जहां कई सारी फसलों का उत्पादन हो सकता है। इन फसलों से काफ़ी सारी वस्तुओं का निर्माण हो सकता है, खाद्य प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं वह। इसके अलावा जो भारत में खनिज है वह भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो खनिज वगैरह का उत्पादन हो सकता है भारत में। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर काफ़ी चीज़ों का उत्पादन हो सकता है। अब हमने जो ये सारी बात की, ये भारत के संसाधनों की बात की। तो जब हम किसी देश के, किसी पर्टिकुलर कंट्री के संसाधनों की या रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आएगा कि किसी देश के संसाधनों की बात करना, उस पर स्टडी करना क्या कहलाता है, उस देश की अर्थव्यवस्था, या जिसे हम इसीलिए हम बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थशास्त्र नहीं होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा, उनके उत्पादन के क्षेत्र, उनका अध्ययन होता है। लेकिन अलग अलग देशों के अंदर जो उनके संसाधन पाए जाते हैं उनके अध्ययन को हम बोलते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था। इसीलिए आपने भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, ऐसी काफ़ी सारी टर्म्स सुनी होंगी, लेकिन कभी भी आपने भारतीय अर्थशास्त्र, अमेरिकी अर्थशास्त्र जैसे शब्द नहीं सुने होंगे। सो होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये प्राकृतिक संसाधन इस तरीके की जिनसे जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं, चाहे वो नदियों के द्वारा दिया गया जल हो, पृथ्वी के द्वारा दिए गए खनिज हो, या मौसम की अलग अलग जो स्थितियां हैं वह, ये सब प्राकृतिक तौर से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधन जिसमें मानव अपना हस्तक्षेप करे और वस्तुओं का उत्पादन करे वो कहलाते हैं भौतिक संसाधन, और जहां मानव खुद उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले और उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने के काबिल हो वह कहलाता है मानव संसाधन। बस उसे उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है। अब इन्हीं के आधार पर हम अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को समझते हैं, जिन्हें हम विकसित देश की अर्थव्यवस्था या विकासशील देश की अर्थव्यवस्था भी जानते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं को कैसे अलग अलग किया जाता है, कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, वो इस एग्जाम्पल के बाद समझ में आ जाएगा आपको। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, या जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। लेकिन उससे भी पहले है विकसित देश की अर्थव्यवस्था, जिसे हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, और इसके अलावा है अल्प विकसित देश की अर्थव्यवस्था, जिसे हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। अब इनमें मुख्यतः अंतर क्या होता है, पढ़ना तो हमें सिर्फ विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में है, लेकिन साथ में इनको भी समझते चलेंगे। देखिए, मैंने अभी बताया प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो, जैसे कि उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि मैंने यहां क्यों बोला, क्योंकि यहां पर कई सारी ऐसी भूमि भी होती है जो बंजर होती है, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया भाग नहीं ले सकती है। फिर इसके अलावा पानी, जो कि नदियों के द्वारा प्राप्त होता है, वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संसाधन यहाँ पे इसके अलावा जो संसाधन है वह हो सकता है कि खनिज,
जो प्रकृति के द्वारा हमें पृथ्वी के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कोई चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि ये जो बीज वगैरह हैं जो कृषि क्षेत्र में, तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति की देन है वह कहलाते प्राकृतिक संसाधन। और इसके अलावा है भौतिक संसाधन, इसको मैं नेचुरल रिसोर्स लिखूंगा शॉर्ट में, तो और भौतिक संसाधन को लिखूंगा मैं फिजिकल रिसोर्स, जिस शॉर्ट में PR लिख सकते हैं। भौतिक संसाधन इन कच्चे माल का उपयोग करते हुए जब मानव के द्वारा अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं भौतिक संसाधन। जैसे कि पानी के द्वारा, जो नदियों का पानी है उसे डैम में रोककर उसके फ्लो से हम बिजली बना सकते हैं। खनिज है, खनिज जैसे कि लोहा है, लोहे के द्वारा, लोहे से हम कई प्रकार की मशीनें बना सकते हैं और भी कई उपकरण बना सकते हैं। तो ये एक चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे। ऐसी कई सारी वस्तुओं का उत्पादन जो होता है ये कहलाते हैं हमारे यहाँ के भौतिक संसाधन। इसके अलावा होता है हमारा एक तीसरा मानव संसाधन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेता है तो वह मानव संसाधन कहलाता है। मान के चलिए कि कोई कलाकार व्यक्ति है, कोई कारीगर व्यक्ति है, कोई शिक्षित व्यक्ति है। हालांकि अब हर व्यक्ति शिक्षित होने के बाद भी उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोजगार जो हमारे बीच पाए जाते हैं, जो कि क्वालिफाइड तो होते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन तो होता है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होता है और इस तरह के संसाधन भी नहीं होते हैं कि वो कृषि या उद्योग को अपनी आजीविका चलाने का साधन बना सकें। तो फिर भी लेकिन यहाँ पे शिक्षित होकर हम उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं यदि हमें रोजगार प्राप्त हो। तो इन सब व्यक्तियों को आप एक तरीके से मानव संसाधन के रूप में समझ सकते हैं। तो ऐसे देश जिनके पास ये संसाधन उपलब्ध हैं, ऐसे देश जिनके पास ये संसाधन उपलब्ध हैं और वो इनका उपभोग भी कर पा रहे हैं, ठीक है, वो उनका उपभोग भी कर पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये संसाधन उपलब्ध हैं और उपलब्ध होने के साथ साथ वो इनका उपभोग भी अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं विकसित देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन एक ऐसा देश जिसके पास नेचुरल रिसोर्स मतलब कि उपजाऊ भूमि, पानी, खनिज, बीज वगैरह, ये साथ में फिजिकल रिसोर्स मतलब कि इन वस्तुओं का उत्पादन करके, इन वस्तुओं का उपयोग करके यहाँ पे अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, वो हो गया फिजिकल रिसोर्स। इसके अलावा तीसरा जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि मानव संसाधन, जैसे कि कलाकार, कारीगर, शिक्षित व्यक्ति या कोई भी, तो ये व्यक्ति, ये जो संसाधन हैं ये उपलब्ध तो हैं, ये उपलब्ध हैं, लेकिन वो देश इन संसाधनों का ठीक तरीके से उपभोग नहीं कर पा रहा है, उपयोग नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। कर तो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहा है। वह कौन सा देश कहलाता है? विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री। और उस देश की अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था। अब ऐसे संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं किसी देश के पास। मतलब कि नेचुरल रिसोर्स में उसके पास उपजाऊ भूमि नहीं है, पानी के लिए नदियां नहीं हैं, खनिज नहीं है, बीज नहीं है, और बहुत अच्छी मात्रा में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होंगे क्योंकि एलियन नहीं है, कहीं और से नहीं आए, हमारे ही पृथ्वी में रहते हैं, तो लेकिन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं है। अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चले जाएंगे तो जिम्बाब्वे, कांगो, चाड, नाइजर, ऐसे बहुत सारे देश हैं कि कुछ हद तक इनके पास ये संसाधन है भी और कुछ हद तक नहीं है।
फिजिकल रिसोर्स, जब यहाँ पे कच्चा माल इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है तो फिजिकल रिसोर्स उतनी आसान मात्रा में मिल सकता नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स तो फिर भूल ही जाइए, क्योंकि व्यक्ति को यहाँ पे शिक्षित होने के लिए, कारीगर बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए उनके पास और भी इससे पहले के संसाधन होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत कम ही संभावना होगी कि उसके पास ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन हो। तो ऐसा देश जिसके पास ये संसाधन पूर्ण रूप से ना हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है उतने ना हो, और जब है नहीं तो वो इसका उपभोग कर नहीं सकता। तो जब वह उसका उपभोग नहीं कर सकता पूरी तरह से, तो उसे हम बोलते हैं अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्था। सो होपफुली ये टॉपिक भी समझ में आया होगा कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो 2 क्वेश्चन अभी हमारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे चुका हूं। इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए आप कि ऐसे कौन सी देश की, विकसित देश की अर्थव्यवस्था कौन सी है जिसके पास ये संसाधन है भी और उसने उसका उपभोग भी कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, अमेरिका में ये सारे संसाधन उपलब्ध भी हैं और बाकायदा उन्हें अच्छी तरह से इसका उपभोग करते हुए भी हम देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के तौर पर यहाँ पे उपजाऊ भूमि भी है। इवन भारत दूसरे नंबर पे आता है उनके जो एग्रीकल्चर लैंड के मामले में या कृषि योग्य भूमि के मामले में। सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि अगर विश्व में किसी के पास है तो वह यूएसए यानी कि अमेरिका के पास है। यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी अच्छा है, मानव संसाधन भी अच्छा है, उद्योग तो है ही, यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर है, आपको पता भी होगा। तो अमेरिका में ये संसाधन उपलब्ध भी हैं और इनका उपभोग भी किया जा रहा है, इसीलिए इसे हम विकसित देश की अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूँगा भारत, क्योंकि भारत के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बस इसे हम और अच्छे से यूटिलाइज करें हम सब मिलकर, तो निश्चित ही हम विकसित देश की अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाने जाएंगे। लेकिन अभी हमें संसाधनों का पूर्ण उपभोग किया जाना बाकी है। इसी के साथ हमने, क्योंकि यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास को भी एक लक्ष्य माना है, जिसकी वजह से हम इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और निश्चित ही आगे आने वाले समय में हम एक विकसित देश की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, ये हम इसमें चाहते हैं। अब इसी को आगे देखें तो इसके अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्था के रूप में यदि हम बात करें तो इसमें जिम्बाब्वे ले सकते हैं आप, या युगांडा ले सकते हैं, कोई भी ऐसा देश ले लीजिए जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से है, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनके पास ये सारे संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से उनकी देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, तो उन्हें हम अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्था के रूप में भी जान सकते हैं। सो होपफुली ये एग्जाम्पल से भी समझ में आया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में हम कैसे जानते हैं। हमारे यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, हम निश्चित ही इन संसाधनों का एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दिशा में उपभोग करेंगे और विकसित देश की श्रेणी में भी कभी आकर खड़े होंगे, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अब हम थोड़ी सी उसके बारे में बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था असल में है क्या। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, 2020 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है मैं उसके बारे में बात करूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हम मुख्यतः कृषि को रख सकते हैं, क्योंकि भारत एक समय पर कृषि प्रधान देश हुआ करता था। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि ही था, यानी कि एग्रीकल्चर ही था। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थे, क्योंकि आज 15% ही इसका योगदान है जीडीपी में। इसका जो योगदान है जीडीपी में वो मात्र 15% ही है। अब ये जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो जो भारत है
जो भारत है, इस भारत की इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, भारत की इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी देसी और विदेशी व्यक्ति निवास करता है, चाहे वह देशी हो मतलब कि भारत का नागरिक हो और चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो, ये दोनों व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, कब? पिछले 1 साल में। तो पिछले 1 साल में देशी और विदेशी नागरिकों जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इन सभी का मूल्यांकन जब किया जाता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी। सो होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा। और इन वस्तुओं के उत्पादन में मैंने अभी बताया था कि कृषि के अंतर्गत मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हो रहा है, चना का उत्पादन हो रहा है, गन्ना का उत्पादन हो रहा है, दालों में अन्य दालों का उत्पादन हो रहा है, मसूर की दाल वगैरह वगैरह, चावल का उत्पादन हो रहा है। तो इन सब के उत्पादन का जो जीडीपी में हिस्सा है, परसेंटेज यानी कि जो प्रतिशत है, वह 15% है। मतलब कि यदि 100 रुपये किसी मतलब भारत के कुल उत्पादन है जो रुपए हैं वो 100 रुपये हैं, तो 15 रुपये कृषि से आ रहे हैं आज के दौर में। वहीं द्वितीयक क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो द्वितीयक क्षेत्र में हम विनिर्माण क्षेत्र को रखते हैं या उद्योग या इंडस्ट्री को रख सकते हैं। इस उद्योग का 25% भाग है हमारे देश की जीडीपी में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में। मतलब कि अगर 100 रुपये का उत्पादन हुआ है भारत में तो 25 रुपये उद्योग से आए हैं, ये बात समझ लीजिएगा। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात एक और है कि जो तृतीयक क्षेत्र है, जिसे हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, आज भारत में 50 से 60% तक योगदान, जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है, वह सेवा क्षेत्र का है। इसी वजह से भारत को अब सेवा आधारित जो अर्थव्यवस्था है कहा जा रहा है। एक समय पे इसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था या एग्रेरियन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के समय पे इसे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है इन क्षेत्रों पर टिकी हुई है और इन्हीं पर भारत का जो बजट है वह तैयार किया जाता है और इन्हीं पर निवेश भी किया जा रहा है। सो होपफुली ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि यदि मैं इन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ तो आपको पता हो कि शुरुआत में कृषि सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला व्यवसाय था। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपने यहाँ विकसित किया है उद्योगों को और आज हम सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो है सेवा क्षेत्र। तो ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारे पास जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि ही था। सो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आज का करंट सिनेरियो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि भारत को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अब हम यहाँ पर मेन टॉपिक पढ़ेंगे कि असल में भारत को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में क्यों समझा जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये है योजनाबद्ध, इसका मतलब होता है प्लान्ड। प्लान्ड मतलब कि जो हम पहले से योजना बना चुके हैं और ये जो योजना हम बना चुके हैं ये कब से चालू हुई थी, तो ये चालू हुई थी 1934 से 1934 से। हुआ यूं कि 1934 में जो मोक्षगुंडम
विश्वेश्वरैया थे, विश्वेश्वरैया जी थे, जिन्हें हम एम विश्वेश्वरैया जी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने अपनी एक बुक लेके आए थे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की यदि मैं बात करूं तो इस बुक के आधार पर ही हमारे यहाँ 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन 1939 में हुआ क्या कि 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, उसमें ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी के द्वारा जो योजना बनाने का कार्य किया जाना था वह पूरा ठंडे अवस्थे में चला गया। इसके बाद 1944 में या 1944 से यहाँ पर प्लान आने की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले था बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना। इसके बाद 1945 में ही 1944-45 में आया था पीपल्स प्लान या पीपल्स योजना या लोक योजना, लोक योजना भी बोल सकते हैं आप इसे। उन्नीस 1945 में ही आया गांधीयंस प्लान या गांधीवादी योजना। और इन योजनाओं का जो दौर शुरू हुआ, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था, उसमें सुधार लाने की कोशिशों के बारे में ध्यान केंद्रित किया गया था। और योजना का ये दौर शुरू होने के साथ ही हम 1947 में आज़ाद हो गए थे। उन्नीस 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उससे पहले जो अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे यहाँ यानी कि भारत में इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया नहीं था। उद्योग इतने ज़्यादा थे नहीं, नाम मात्र के लिए थे। और जब यहाँ इंडस्ट्री थी नहीं, उद्योग थे नहीं, तो हमारे पास इस समय जो मुख्य व्यवसाय था वह कृषि था। तो यदि देखा जाए कि हम सिर्फ कृषि कर सकते थे और इसके अलावा और किसी क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश नहीं कर सकते, और जबकि हमारे यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, भारत के हाथों में सत्ता आई है, तो काफ़ी ज़रूरी हो गया था कि हम योजना बनाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करें या विकसित करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग को स्थापित किया गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को स्थापित किया गया था, यानी कि 15 मार्च 1950 में जो इस्टेब्लिश हुआ था वो योजना आयोग था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य ही था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसमें सबसे पहले उन ज़रूरी क्षेत्रों को देखा जाए जिनमें हम विकसित हो सकते हैं, जिनका विकास हमारे लिए संभव है, और हर एक पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से एनालिसिस करके उसको बाद में उस पर डिसीजन लिए जाएं। तो इसी क्रम में जब 15 मार्च 1950 को योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, इसके बाद से ही हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना बनाए जाने का मॉडल आया। एक्चुअल में पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो रशिया के द्वारा प्रेरित है। 1934 में जो एम विश्वेश्वरैया ने अपनी बुक में बात की थी, उन्होंने 10 इयर्स प्लानिंग की बात की थी, लेकिन हम यहाँ पे 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। उनका जो प्लान था शुरुआत में वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, जो रशिया ने बनाया था 5 ईयर प्लान,
तो उनकी ही जो प्रेरणा थी उसको लेकर हमने अपने यहाँ भी पंचवर्षीय जो योजना है उसे इस्टेब्लिश किया था। इन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है 1951 से, जो चली थी 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य रखा था वह कृषि को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा था। यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। ऐसा क्यों? क्योंकि समझिएगा यहाँ पर कि हम यदि उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे जिसका हमें कई सौ वर्षों से जो नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो हम काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, उस क्षेत्र में वृद्धि कर पाएंगे। इसी वजह से हमारे यहाँ पे सबसे पहला जो लक्ष्य रखा गया था वो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसमें लगभग 2% का ग्रोथ हमने, यानी कि जो विकास है वह सोचा था, लेकिन हमें लगभग 3 से 4% के बीच में ग्रोथ देखने को मिली, जिससे हमें काफ़ी यहाँ पे बढ़ावा मिला। और जब हमने दूसरा 5 ईयर प्लान या सेकेंड 5 ईयर प्लान या दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1966 तक चले था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसमें हमने उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि 5 साल में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने एग्रीकल्चर को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया था। इसमें काफ़ी सारे डैम भी बना दिए गए थे। उनको डैम बनाने को लेकर काफ़ी अच्छा प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्योगों को भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाने की शुरुआत हुई। भारत काफ़ी अच्छे से अपने इन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा हो तो कुछ बुरा हो ही जाता है। और इसी समय जब तीसरा 5 ईयर प्लान आया 1961 से 66 में, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि और उद्योगों को दोनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। यदि यह 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल होती तो हमारी इकोनॉमी और तेज़ी से बूस्ट करती, लेकिन इसी में एक हमारे बीच में एक बुरी बात हो गई कि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया। जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो हमारा जो निवेश था वह सकारात्मक की जगह नकारात्मक क्षेत्र में चला गया। जो पैसा कृषि और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था, उस निवेश का उपयोग या उस पैसे का उपयोग युद्ध के लिए जो सामग्री है उसको खरीदने के लिए होने लगा। इस चीज़ से हम उभर ही रहे थे कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया, जिसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा झटका लगा। इतना कि हम अगली पंचवर्षीय योजना के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे थे। हमें 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69, मतलब कि 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 के लिए वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ी। और इन वार्षिक योजनाओं को जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं हॉलिडे प्लान, या कह सकते हैं आप योजना अवकाश। ठीक है, तो जो हॉलिडे प्लान बनाया गया था या योजना अवकाश बनाया गया था, इसके अंतर्गत भी कई सारे काम हुए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, इस भूल में नहीं रहिएगा। 1966-67 में यहाँ पर हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति आप सभी जानते होंगे, जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन में वृद्धि की गई थी और इसके जो प्रणेता थे वो थे MS स्वामीनाथन। इसी समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ और ये राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको बैंकों के माध्यम से और काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो दूर दूर तक गांव में पहुंच सके, हर एक व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। यह राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था और राष्ट्रीयकरण लाया गया था 1969 में, जो कि शुरुआत में भारत के हर
क्षेत्र तक उन सुविधाओं को जो सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनको पहुंचाने का काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहा था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम 2 युद्ध ऑलरेडी झेल चुके हैं, तब अब हम यहाँ पर विकास की ओर थोड़ा कम देखेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो चौथी पंचवर्षीय योजना आएगी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। पॉइंट्स होने पर काफ़ी अच्छे तरीके से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो आते हैं हम 1969 से 1974 तक जो कि थी चौथी पंचवर्षीय योजना। इस चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारा पहला उद्देश्य था कि अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना, साथ में आत्मनिर्भर बनना। तो यहां पर हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आत्मनिर्भर बनना और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना, और ऐसा करते हुए लोगों को निर्धनता से छुटकारा दिलाना। तो निर्धनता को खत्म करने की बात भी की जा रही थी। इस समय निर्धनता काफ़ी बढ़ चुकी थी और ये सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रही थी। इसी के बाद जब 1974 से 79 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना आई, तो इस योजना में पहले तो एक चीज है कि यहाँ पर जो उद्देश्य था वो गरीबी को हटाना था, यानी कि जो निर्धनता यहाँ बढ़ चुकी थी इस निर्धनता का उन्मूलन करना था। इसी वजह से यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इसके लिए यहाँ पर रोजगारों का भी सृजन किया गया था। जो रोजगार सृजन किया गया था वह भी इस समय बहुत ही उपयोगी साबित होने की कगार पे था। 5वीं पंचवर्षीय योजना इसलिए भी जानी जाती है कि यह पूरे 5 साल नहीं चली थी, 1974 से 1978 तक चली थी, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन होना चालू हो गया था 1978 से। इसी समय एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था सरकार के द्वारा कि 1975 में ग्रामीण जो बैंक हैं उन बैंकों को यहाँ पे स्थापित किया गया था। शुरुआत में सिर्फ 5 ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे जो समय के साथ बढ़ते चले गए। तो इसके बाद जो 1978 में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, 1978 से 1979 और 1979 से 1980, 1978 टू 79, 1979 टू 80, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता के चलते जो प्लान बनाए गए उन्हें हम रोलिंग प्लान या हिंदी में अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं। आप इन्हें अनवरत योजना के नाम से भी समझ सकते हैं। इस अनवरत योजना के बाद अब जो यहाँ पे अगला 5 ईयर प्लान आया था या जो अगली पंचवर्षीय योजना आई थी वह थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में जो 6th 5 ईयर प्लान था कब से लेके कब तक वो देख लीजिए, 1980 से लेकर 85। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि निर्धनता को समाप्त करना, रोजगार का सृजन करना और इसी के साथ ही जो कृषि और उद्योग में हमारा विकास रुका हुआ है इसे भी विकसित करने की ओर बढ़ाना। ये सारा कुछ 1980 से लेकर 1985 के 5 ईयर प्लान में रखा गया था, जिसमें मुख्यतः निर्धनता को समाप्त करने के लिए या निर्धनता में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 1985 से 1990 के बीच में ये थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। और यहां पर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में
मैंने जो बताया था कृषि और उद्योग को यहाँ पे विकसित किए जाने की बात की थी, मतलब विकास के साथ अब यहाँ पे आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा देने की बात हो रही थी, मॉडर्नाइजेशन अपनाया जाना था। लेकिन इस समय के बाद ही 1990 में एक ऐसा दौर आया कि हमारे पास मात्र 15 दिनों के उपयोग के लिए ही फॉरेन करेंसी का रिजर्व बचा हुआ था, यानी कि जो विदेशी मुद्रा का हमारे पास रिजर्व था वह 15 दिनों के लिए बस बचा हुआ था, जो सबसे बड़ी संकट की घड़ी थी। इस संकट की घड़ी में एक मॉडल आता है जिसे हम बोलते हैं एलपीजी मॉडल। एलपीजी मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब ये हैं क्या वो समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या, 1990 के दौर में जब हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व इतना कम बचा तो हमारे यहाँ उस समय थे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी। इन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लिए जाने की बात की। तब यहाँ पर जो हमारी अर्थव्यवस्था में कमियां थी वो निकल के सामने आई कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, यदि उसमें कोई बाहरी व्यक्ति निवेश करने के लिए आता है तो उस व्यक्ति को इतने सख्त नियम कानून कायदों का पालन करना पड़ता है कि उसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या निवेश करने को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिससे वह निवेश करने के लिए आकर्षित नहीं होता है बल्कि निवेश करने से डरता है। दूसरा, इस समय तक काफ़ी सारी जो कंपनियां थी या कारखाने थे वो सरकारी कंपनियां कारखाने थे, मतलब सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। तो यदि कोई निजी व्यक्ति आता है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो वह निवेश किस में करता, तो यहाँ पर जो निजी स्वामित्व था वह भी नहीं था। इसके अलावा जो अन्य देशों से हम वस्तुओं का लेन देन करते थे उसमें भी हम काफ़ी पीछे हुआ करते थे। इन कमियों को देखते हुए ही इस मॉडल को लाया गया था, जो कि था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ निवेश करने के लिए आता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, मतलब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आता है हमारे यहाँ पे फैक्ट्री डालना चाहता है, तो उसको आसानी से ज़मीन मिल जाए, उसको आसानी से बिजली कनेक्शन मिल जाए, उसको आसानी से पानी की व्यवस्था हो जाए, मतलब जिन भी चीज़ों की उसको आवश्यकता हो वह मिल जाए, जिसकी वजह से जब वो हमारे यहाँ निवेश करने आएगा तो वह विदेशी मुद्रा को लेकर आएगा। मान के चलिए कोई अमेरिका का व्यक्ति है जो भारत में निवेश करना चाहता है तो वो क्या लेके आएगा, डॉलर लेके आएगा। जब ये डॉलर हमारे यहाँ आएगी तो इस डॉलर का उपयोग करके हम अन्य देशों से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकेंगे, जिससे हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी रिजर्व खत्म नहीं होगा। और आप जानते हैं कि इससे काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा हुआ। तो उदारीकरण मतलब कि जो नियम हैं उनको शिथिल कर देना या उनमें उदारता दिखाना या उन्हें उदार बनाना, ये था उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। निजीकरण मतलब कि उस समय तक काफ़ी सारे जो कंपनियां या कारखाने थे वह सरकारी स्वामित्व के थे। अब सरकारी की जगह इन्हें ट्रांसफॉर्म किया गया या अलग जो बढ़ावा दिया गया वो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, जिसके बाद काफ़ी सारे फर्म यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। वैश्वीकरण, अब निजीकरण को एक और चीज़ समझ सकते हैं कि इसी समय नई औद्योगिक नीति आई थी जो कि 1991 की है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 1991 में ही सिडबी मतलब कि आपने बैंक सुना होगा, SIDBI, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी 1991 में ही स्थापित किया गया है। तो निजीकरण को काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। वैश्वीकरण मतलब कि भारत, मान के चलिए ये इंडिया है और इंडिया किसी देश के साथ निर्यात भी करता है, कोई अन्य देश है उसके साथ निर्यात भी करता है और आयात भी करता है, लेकिन ये उस समय तक बहुत ही कम था। बाद में इंडिया एक सेंटर में हो गया और इसने काफ़ी सारे देशों के साथ अपना आयात निर्यात चालू कर दिया। तो इसकी वजह से भी हमें काफ़ी सारी फॉरेन करेंसी यहाँ प्राप्त हुई, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक स्थिर हो चुकी थी। लेकिन इस समय के आने तक हमारे यहाँ पे वस्तुओं के मूल्यों में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही थी, जिससे हमारे यहाँ मुद्रास्फीति ने जन्म नहीं कहना चाहिए कि मुद्रास्फीति काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी थी। तो 1990 का जो दौर था उसमें जो प्लान चले थे वो भी 1990 से 91 और 1991 से लेकर 92, यहाँ पर भी हमने पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं चलाया था, यहाँ पर वार्षिक योजनाएं चली थी और यहाँ पे बोला गया इसे योजना अंतराल,
या जिसे हम बोल सकते हैं प्लानिंग गैप। तो योजना अंतराल या प्लानिंग गैप आया था 1990 से 91 और 91 से 92। 1992 के बाद से 97 तक यहाँ पे आते हैं हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इस 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मकसद था वह था कि हमारे यहाँ पे जो मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण लाया जाए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। अब मुद्रास्फीति है क्या वह समझिएगा। मुद्रास्फीति एक तरीके से महंगाई कह सकते हैं आप, कि जब किसी वस्तु की कीमतों में क्या होती है, वृद्धि। अब ये वस्तु की कीमत में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि या तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा हो रही हो या तो उसकी आपूर्ति यानी कि सप्लाई बहुत कम हो रही हो, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब आपने देखे होंगे कि आए दिन टमाटरों के भाव बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, या तो उसकी मांग बढ़ जाती होगी या तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि आपूर्ति कम हो जाती है। तो इस वजह से उसकी कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलती है। आपको प्याज वगैरह के दाम बढ़ जाते हैं, ऐसा इसी वजह से होता है, या तो उसकी मांग बढ़ेगी या तो उसकी आपूर्ति कम होगी, सप्लाई कम होगी या डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस वजह से कीमत बढ़ती है और ये जो कीमत बढ़ती है इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। तो इसी महंगाई या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना था, क्योंकि उस समय तक हमारे यहाँ पे जो उत्पादन था इतनी आवश्यक कहना चाहिए रूप से नहीं होता था कि अपनी आवश्यक वस्तुओं को हम आसानी से खरीद सकें, जिसकी वजह से उसमें महंगाई आ रही थी। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद काफ़ी हद तक हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वह स्टेबल होने लगी थी। और 1997 से 2002 के बीच जो अगली पंचवर्षीय योजना थी वो थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारा लक्ष्य था मानव विकास पर बल देना, मानव विकास पर बल देना। तो मानव विकास पर बल दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ऐसा क्यों हुआ था वह समझिएगा। यदि आपने इससे पहले जो मेरी वीडियो थी मानव विकास सूचकांक से देखा होगा तो आपको पता होगा कि 1990 से ही वैश्विक रूप से मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी स्ट्रेस दिया जाने लगा था। इसकी वजह से ही हमारे यहाँ मानव विकास पर बल देने की शुरुआत हो गई थी। मतलब इसी के साथ ही आर्थिक विकास को लक्ष्य बनाया गया था। मतलब आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना नहीं था, मानव का भी विकास हो, उस देश में रहने वाले नागरिक का भी विकास हो, यह भी इस पंचवर्षीय योजना के साथ अगला लक्ष्य रखा गया था। 2002 से लेकर 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है और इस योजना के अंतर्गत मानव विकास के साथ सामाजिक विकास और समता, समता मतलब इक्वलिटी को साथ में लेकर चलते हुए आर्थिक विकास को लक्ष्य बनाया गया। मतलब जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से लेकर 2007 के बीच, यहाँ मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, साथ में इक्वलिटी या समता को उद्देश्य बनाते हुए आर्थिक विकास के किए जाने की शुरुआत की गई थी। यह था 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। आप यदि देखेंगे कि जब हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से स्टेबल हो चुकी थी, उसके बाद इन सारे मुद्दों पर भी ध्यान दिए जाने की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि एक काफ़ी अच्छा डिसीजन भी था, एक अच्छा निर्णय भी था। इसके बाद ही 2007 से हमने समावेशी विकास को लक्ष्य दिया, लक्ष्य बनाया। क्या था ये समावेशी विकास का लक्ष्य वह समझिएगा। जो अगली पंचवर्षीय योजना थी 2007 से लेकर 12, ये थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने समावेशी विकास को यहाँ पे लक्ष्य बनाया था। समावेशी विकास को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ।
इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या? जहां पर हम मानव विकास को, सामाजिक विकास को, समता को, इसके साथ जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको, और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि को लेकर, जो आधारभूत संरचना है उसके निर्माण को लेकर, इन सारी चीज़ों को जब हमने एक साथ शामिल कर लिया उसे हम बोलेंगे समावेशी विकास, इंग्लिश में इंक्लूसिव ग्रोथ। ये एक ऐसा लक्ष्य था जिसे काफ़ी सारे एग्जामों में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी को बढ़ावा देने की बात हो रही थी, और इसी को और अच्छी तरह से बढ़ाया गया जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, और इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीव्र समावेशी विकास रखा गया, और साथ में नाम लेते हुए आधारभूत संरचना, जिसे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, तो तीव्र समावेशी के साथ आधारभूत संरचना को भी लक्षित किया गया, जिसमें भारत के अंदर जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, रोजगार हो, आवास हो, इन सभी को बढ़ावा देने की बात की गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन इसी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर पंचवर्षीय योजना बनाए जाने का जो अभियान था वो ख़त्म कर दिया गया, और 2015 में एक नया संस्थान उभर कर आया जिसने प्लानिंग कमीशन का या योजना आयोग का स्थान लिया, और वह संस्थान था नीति आयोग। इसने प्लानिंग कमीशन को यानी कि योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया था। यह 1 जनवरी 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग आने के बाद अब यहाँ पर हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल करके उनकी आवश्यकताओं के बारे में जान के, वहाँ के संसाधनों के बारे में जान के, उनके संसाधनों को विकसित करके, और जो प्रॉपर फंडिंग हर एक स्टेट को जहाँ भी ज़रूरत है उनको कितनी कितनी फंडिंग की जाए। जैसे कि आपको पता हो हर राज्य के लिए अलग अलग फंडिंग की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसे भी इसके दायरे में लाया गया, और हर चीज़ के लिए जो इनके क्षेत्र होते हैं इनके मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल किए गए, मंत्री भी शामिल किए गए। आपको पता होगा कि इसमें नीति आयोग में केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है, ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में बता सके, उनमें कितनी फंडिंग की जानी है, कितना पैसा दिया जाना है, किस क्षेत्र में कितना निवेश किया जाना है, इन सब चीज़ों के बारे में वो आसानी से बता सके। जिसके बाद अब जो योजनाएं बनाई जाएं वह क्षेत्र आधारित हों, राज्य आधारित हों, या कहना चाहिए कि निवेश आधारित हों। इस पर काम करने के लिए अब हमें नीति आयोग के रूप में एक नया संस्थान देखने को मिला, जिसके बाद काफ़ी अच्छे से हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसे कर सकते हैं, या डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे कि जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद से हमने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपनी देश की अर्थव्यवस्था, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक डाउनफॉल पे चल रही थी, जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो अर्थव्यवस्था का बहुत ही बुरे हालात में थी, उस स्थिति से आज हम इसे विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में या डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में विकसित कर चुके हैं। तो ये एक सकारात्मक पहलुओं को लेते हुए एक डिस्क्रिप्शन था पूरा योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में। होपफुली ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करिए और हो सके तो बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही आपकी जो उत्तर लेखन कला है उसको बहुत अच्छा बनाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी यदि दिक्कत होती है आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।